Hi, welcome you all to the fourth part of my lecture series on the first chapter of class 11th mathematics, that is sets. In this video, we are going to discuss on the various laws of algebra of sets. इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ मोर कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स और फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे. So this is Anand. You are watching 23.5 degrees. Let's start. अब हम इन सभी लॉज को वन बाय वन पढ़ेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम इन लॉज को प्रूव भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ आइडम्पोटेंट लॉज. यहां पर हमारे पास दो लॉ है. द यूनियन ऑफ सेट ए विथ इटसेल्फ इज इक्वल्स टू सेट ए एंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए विथ इटसेल्फ इज इक्वल्स टू सेट ए, जो कि ऑब्वियस सी बात है. मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए, ई, 1, 4 एंड 9. ऑब्वियसली सेट ए में ये 5 एलिमेंट्स है. चलो मैं एक बार फिर सही से लिख देता हूँ ए, ई, 1, 4 एंड 9. अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ए यूनियन ए कौन सा सेट होगा तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? ए यूनियन ए एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं और ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं. यानी ऑब्वियसली हम एक ऐसे सेट की बात कर रहे हैं जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि हम ए की ही बात कर रहे हैं. That means A union A is equals to A. The union of A with itself is equals to A. ये था हमारा पहला लॉ, पहला आइडम्पोटेंट लॉ. अगर हम सेकेंड लॉ को देखें तो ये कहता है A इंटरसेक्शन A is equals to A. यानी कि A इंटरसेक्शन A का क्या मतलब होता है? एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं जो कि A और A दोनों में. ऑब्वियसली A के सारे एलिमेंट तो A में होंगे ही, यानी कि हम अगेन ए की ही बात कर रहे हैं, राइट. इस केस में जो सेट ए है वो क्या है? ए, ई, 1, 4 और 9 इन 5 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है. तो यानी कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए. हम इसे कुछ इस तरीके से रीड कर सकते हैं दैट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए विद इटसेल्फ इज इक्वल्स टू ए. काफी इजी था नहीं? नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द आइडेंटिटी लॉज. The first law says the union of a set A with a null set is equals to the set A itself. Obviously ये तो ट्रू होगा ही, क्योंकि जब मैं A यूनियन फाई की बात कर रहा होता हूँ, यानी कि यूनियन ऑफ सेट A with the null set, तो मैं एक ऐसे सेट की बात कर रहा होता हूँ जिसमें A के भी सारे एलिमेंट है और फाई के भी सारे एलिमेंट है. अब क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये एक एम्प्टी सेट है, यानी कि अल्टीमेटली मैं सेट A की ही बात कर रहा हूँ. चलो एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझते हैं. मान लेते हैं हमारे पास एक सेट A है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 5, 10 एंड 25 और हमारे पास एक सेट है नल सेट जिसमें ऑब्वियसली कोई एलिमेंट नहीं है. तो अगर मैं A यूनियन 5 की बात कर रहा हूं तो ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें A के सारे एलिमेंट हैं, यानी कि 5, 10 और 25 और नल सेट के सारे एलिमेंट हैं. अब नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि मैं एक ऐसे सेट की बात कर रहा हूं जिसमें A के सारे एलिमेंट हैं, राइट. यानी कि मैं ए की ही बात कर रहा हूं. क्लियर? कमिंग टू द सेकेंड आइडेंटिटी लॉ विच सेज दैट द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट ए विद द यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू द सेट ए इटसेल्फ. आइए देखते हैं ऐसा कैसे है. इसे हम वेन डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं. और ये रेक्टेंगल जो है ये हमारे यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है. मान लेते हैं कि अंदर एक सेट है A, यानी इस सर्कल के अंदर का जो ये वाला रीजन है, इस पूरे रीजन में वो एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट A में है, राइट. और ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के अंदर जो रीजन है इसमें वो एलिमेंट होंगे जो कि हमारे यूनिवर्सल सेट में है. अब अगर मैं सेट A और यूनिवर्सल सेट के इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअल में उस रीजन की बात कर रहा हूं जो कि सेट A को भी बिलोंग करता है और हमारे यूनिवर्सल सेट को भी बिलोंग करता है. इन अदर वर्ड्स मैं उस रीजन की बात कर रहा हूं जो कि सेट A वाले सर्कल का भी पार्ट है और सेट U वाले यूनिवर्सल सेट का भी पार्ट है. वो कौन सा रीजन है? वो ये पूरा रीजन है. यानी कि इनडायरेक्टली मैं सेट A की ही बात कर रहा हूं जब मैं कहता हूं द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A विथ द यूनिवर्सल सेट, तो मैं सेट A की ही बात कर रहा होता हूँ, बिकॉज A इंटरसेक्शन U इज इक्वल्स टू A.
The intersection of set A with the universal set is nothing but the set A itself. Coming to the commutative laws, यहाँ पर भी हमारे पास दो laws हैं. The first law says A intersection B is equals to B intersection A. Obviously ये true तो होगा ही, क्योंकि जब हम set A intersection set B की बात कर रहे होते हैं तो A intersection B से हमें एक ऐसा set मिलेगा जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं. I repeat, A intersection B से हमें एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स है जो कि A और B दोनों में है. That means only those elements will be a part of this set which are common to both set A and set B. Similarly, जब मैं B intersection A की बात कर रहा हूं तो भी मुझे एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स है जो कि सेट B और सेट A दोनों में है, यानी कि दोनों के ही एलिमेंट्स हैं. That means again only those elements will be a part of this set which are common to both set B and set A. Indirectly we are saying the same thing. Whether we say A intersection B or we say B intersection A, both are equal. So whether we say A intersection B or we say B intersection A, both are equal. A intersection B भी एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स है जो कि कॉमन है सेट A और सेट B में. Similarly, B intersection A भी एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट है जो कि कॉमन है सेट B और सेट A में. In exactly the same way, we can say that A union B is equals to B union A. Obviously, जब मैं A union B की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें कि सेट A के सारे एलिमेंट्स हैं और सेट B के भी सारे एलिमेंट्स हैं. वहीं जब मैं B यूनियन A की बात कर रहा हूं तो भी मेरा मतलब वही है, यानी एक ऐसा सेट जिसमें सेट B के सारे एलिमेंट है और सेट A के सारे एलिमेंट है. यानी वेदर आई से सेट A के सारे एलिमेंट है और सेट B के सारे एलिमेंट है और सेट B के सारे एलिमेंट है और सेट A के सारे एलिमेंट है, मैं सेम बात बोल रहा हूं, राइट? चलो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं. मान लेते हैं हमारे पास एक सेट A है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 A एंड B. मान लेते हैं हमारे पास एक और सेट है सेट B जिसमें कुछ एलिमेंट्स है A, B, C एंड D. अब अगर मैं A यूनियन B की बात कर रहा हूं तो मैं एक ऐसे सेट की बात कर रहा हूं जिसमें A के भी सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1 2 3 A एंड B, और B के भी सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि C एंड D. देखो A और B को मैं दो बार नहीं लिखूंगा क्योंकि A और B सेट A में भी है और किसी सेट में हम एलिमेंट्स को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं. सिमिलरली अगर मैं B यूनियन A की बात करूं तो भी मेरा मतलब सेम है, एक ऐसा सेट जिसमें सेट B के सारे एलिमेंट है A, B, C, D और सेट A के सारे एलिमेंट है, यानी 1 2 3. देखो A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A. A यूनियन B में भी वही एलिमेंट्स है जो कि B यूनियन A में है, राइट? So we can conclude that A union B is equals to B union A. देखो कम्यूटेटिव लॉज को याद रखना बहुत ही इजी होता है. जो पहला लॉ है वो है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A. हम जानते हैं कि A इंटरसेक्शन B को हम A डॉट B भी लिख सकते हैं और B इंटरसेक्शन A को हम B डॉट A भी लिख सकते हैं. अब देखो नंबर्स के साथ डील करते वक्त भी तो हम इसी लॉजिक को फॉलो करते हैं. हम जानते हैं कि अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 3 तो वो इक्वल होगा 3 इंटू 2 के. ये दोनों ही 6 के इक्वल होंगे, यानी फर्क नहीं पड़ता कि तुम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा 6 ही होगा. इन द सेम वे A इंटरसेक्शन B या फिर A डॉट B विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A या फिर B डॉट A, राइट? सिमिलरली अगर हम सेकेंड कम्यूटेटिव लॉ को देखें जो कि कहता है A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A. ऑब्वियसली A यूनियन B को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B, ये भी हम लिखते हैं कहीं कहीं, और B यूनियन A को हम B प्लस A भी लिख देते हैं, राइट? इसी लॉजिक को तो हम नंबर्स के साथ भी फॉलो करते हैं, राइट? 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आंसर हमेशा 5 आएगा. तो ये सारे लॉज जो तुम देख रहे हो ये काफी ऑब्वियस लॉज हैं, इन्हें याद रखना कोई ज्यादा मुश्किल की बात है नहीं. कमिंग टू द एसोसिएटिव लॉज ऑफ सेट्स, हमारे पास पहला लॉ है विच सेज A यूनियन B
union C, B union C is in bracket, is equals to A union B union C. अगेन एसोसिएटिव लॉज को भी हम सेम लॉजिक से रिलेट करके याद रख सकते हैं जो कि हम नंबर्स के साथ यूज करते हैं। यानी कि फर्क नहीं पड़ता अगर हम 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं, मान लेते हैं 2, 3 और 5, तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम 3 और 5 को पहले ऐड कर दो और फिर रिजल्ट को 2 से ऐड करो, या फिर तुम 2 और 3 को पहले ऐड कर दो और फिर रिजल्ट को 5 से ऐड करो। द रिजल्ट विल बी द सेम, दैट इज 10। इन द सेम वे फर्क नहीं पड़ता कि तुम B यूनियन C को पहले निकाल लो और फिर जो सेट आया उसका यूनियन करो सेट A के साथ, या फिर तुम A यूनियन B को पहले निकाल लो और फिर जो सेट आया उसका यूनियन करो C के साथ। आंसर दोनों ही केस में सेम होगा, यानी दोनों ही केस में जो सेट तुम्हें मिलेगा, जो फाइनल सेट तुम्हें मिलेगा वो सेम होगा। In exactly the same way we can say that A intersection B intersection C, मान लेते हैं A और B में ब्रैकेट है, that is equals to A intersection B intersection C, B और C में ब्रैकेट है। यानी कि नंबर्स के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं, राइट? 2 into 3 into 5। अब फर्क नहीं पड़ता कि तुम 2 into 3 पहले करो और फिर जो रिजल्ट आया उसे 5 से मल्टीप्लाई करो, या फिर तुम 3 into 5 पहले कर दो और जो रिजल्ट आया उसे 2 से मल्टीप्लाई करो। दोनों ही केस में आंसर तुम्हें 30 ही मिलेगा। सिमिलरली फर्क नहीं पड़ता कि तुम A और B का इंटरसेक्शन पहले निकाल लो और जो सेट तुम्हें मिला उसका इंटरसेक्शन तुम करो सेट C के साथ, या फिर तुम B और C का इंटरसेक्शन पहले निकाल लो और जो सेट तुम्हें मिला उसका इंटरसेक्शन तुम कर लो सेट A के साथ। दोनों ही केस में जो फाइनल सेट तुम्हें मिलेगा वो सेम होगा। नाउ कमिंग टू द डी मॉर्गन लॉज। देखो डी मॉर्गन ने बेसिकली 2 अलग अलग टाइप के लॉज दिए। फर्स्ट टाइप के लॉज को हम कहते हैं लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, जो कि तुम यहां और यहां देख सकते हो। यहां पे लिखता हूं, the complement of A union B is equals to A dash intersection B dash, and the complement of A intersection B is equals to A dash union B dash। यानी कि the complement of A union B is equals to the complement of A intersection the complement of B, and the complement of A intersection B is equals to the complement of A union the complement of B। यानी देखो यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है A यूनियन B का, तो हम इस डैश को इंडिविजुअली ट्रांसफर कर दे रहे हैं सेट A और सेट B पर, और ये जो बीच में सिंबल है यूनियन का इसे भी हम उलट दे रहे हैं और इसे इंटरसेक्शन के सिंबल में चेंज कर दे रहे हैं। यानी कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A यूनियन B इज इक्वल्स टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इंटरसेक्शन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B। इन एग्जैक्टली द सेम वे जब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है A इंटरसेक्शन B का, तो हम क्या करेंगे, इस डैश को इंडिविजुअली ट्रांसफर कर देंगे सेट A और सेट B पर, यानी A डैश B डैश, और ये जो बीच में हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल है इसे हम चेंज कर देंगे यूनियन के सिंबल में। दैट मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। आइए अब हम वेन डायग्राम की हेल्प से इन दोनों ही पॉइंट्स को प्रूव करते हैं, यानी कि लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को प्रूव करते हैं। अब हमारे पास एक पूरा का पूरा खाली स्लाइड है और यहाँ पे हम लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को लिख लेते हैं पहले। दैट मीन्स A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, एंड A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। अब देखो मैं किसी एक को प्रूव करूंगा, दूसरे को तुम आराम से सेम मेथड का यूज करके प्रूव कर पाओगे। तो मैं नंबर 1 को प्रूव करता हूं। मान लेता हूं मेरे पास एक सेट है, सेट A। सेट A। मान लेता हूं मेरे पास एक और सेट है, सेट B। अब जब मैं A यूनियन B की बात कर रहा हूं तो मैं उस रीजन की बात कर रहा हूं जो कि सेट A में है, यानी सेट A के सारे रीजन की बात कर रहा हूं और सेट B के भी सारे रीजन की बात कर रहा हूं। यानी जब मैं A यूनियन B कहता हूं तो मैं इस पूरे के पूरे रीजन की बात कर रहा होता हूं, मैं इस पूरे के पूरे रीजन की बात कर रहा होता हूं। ओके, ये रीजन शो कर रहा है A यूनियन B को। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं
कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी किस रीजन के द्वारा शो किया जाएगा। देखो, जब मैं बोलता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि इस रीजन को छोड़ करके, यानी वो रीजन जो कि ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको छोड़ करके बाकी जितना भी रीजन है, ऑफ कोर्स ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जब मैं उस रीजन की बात कर रहा हूं जो कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं उस रीजन की बात कर रहा हूं जो कि ए यूनियन बी वाले रीजन को छोड़ करके बच जाते हैं, यानी मैं इस पूरे रीजन की बात कर रहा हूं। ये पूरा का पूरा रीजन तुम्हारा क्या शो कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। चलो अब हम आते हैं, ये था हमारा LHS यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब मैं आता हूं RHS पे जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एक वेन डायग्राम बनाएंगे। हम फिर से सेट ए को रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल के द्वारा, एग्जैक्टली सेम वे में जिस तरीके से हमने यहां पे किया था। ठीक है, ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी, और ये मान लेता हूं यूनिवर्सल सेट है, ये जो तुम्हें रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कौन सा रीजन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी देखो तुम्हें इमेजिन भी करना है साथ में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी क्या, वो रीजन जो कि ए वाले सर्कल के बाहर है, यानी इस सर्कल के जो अंदर का रीजन है इसको छोड़ करके बाकी का सारा रीजन जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आएगा, राइट। यानी कि जब मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की बात कर रहा होता हूं तो मैं किस रीजन की बात कर रहा हूं, वो सारा रीजन जो कि ए वाले सर्कल के बाहर है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी की बात कर रहा हूं तो मैं सेट बी वाले सर्कल के बाहर के सारे रीजन की बात कर रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी यानी बी वाले सर्कल के अंदर का जो रीजन है उसको छोड़ करके बाकी का रीजन। तो मैं अब बी वाले सर्कल के बाहर का सारा रीजन, बी वाले सर्कल के बाहर का सारा रीजन, बी वाले सर्कल के बाहर का सारा रीजन जितना भी बच जाता है, राइट। अब तुम देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि इन दोनों में कॉमन कौन सा रीजन है, ये बताओ वो कौन सा रीजन है जो कि दोनों में ही कॉमन है। ऑब्वियसली इस बाउंड्री के बाहर का जो रीजन है ना, देखो ये जो बाउंड्री तुम्हें दिखाई दे रही है, इस बाउंड्री के बाहर का सारा रीजन, इस बाउंड्री के बाहर लेकिन हमारे रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है, ये जो पूरा रीजन हमें दिखाई दे रहा है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में भी आता है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी में भी आता है। यानी ये पूरा जो रीजन है ये कॉमन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी दोनों ही सेट्स में, ओके। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सेम रीजन हमने यहां पर शो किया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी को शो करते वक्त। देख लो ये पूरा रीजन, ये वही रीजन है जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे सेम रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी को। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यानी ए वाले सर्कल के बाहर का सारा रीजन, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी यानी बी वाले सर्कल के बाहर का सारा रीजन। अब क्योंकि यहां पर हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा रीजन है जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में भी है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी में भी है, यानी दोनों में कॉमन कौन सा रीजन है, वो रीजन ऑब्वियसली ये सेम रीजन आ रहा है जो कि हमने LHS के लिए वेन डायग्राम बनाते वक्त देखा था, राइट। देख लो यहां पर भी हमें सेम रीजन मिल रहा है जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। In a similar manner, we can prove that the complement of A intersection B is equals to the complement of A union complement of set B. तो नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों ही क्या है, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा डी मॉर्गन ने एक और टाइप के लॉज दिए जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आओ देखते हैं।
ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज तुम देख रहे हो ना, एक्चुअल में यही है लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो कि डी मॉर्गन ने दिया था। आइए इन दोनों ही लॉज को देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहां पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इन ब्रैकेट। यहाँ पे ए यूनियन बी हम पहले लेंगे, ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी, यानी ये यूनियन एक बार बी पर आएगा और फिर ये यूनियन एक बार सी पर आएगा। ठीक है, ए यूनियन बी और फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन बी और फिर ए यूनियन सी, और ये जो इंटरसेक्शन का सिंबल है ये बीच में हम रख देंगे। क्लियर? देखो नंबर्स के साथ भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 3, यानी पहले हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का प्लस, और फिर हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। राइट, सेम चीज तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, सिमिलरली जो सेकेंड नंबर लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज का, जो दूसरा लॉ है वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहां भी सेम चीज हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन का यूनियन, यहां तुम देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन का यूनियन और फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से कहते हैं दैट यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, एंड इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। राइट, ये इन दोनों ही लॉज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, या फिर हम इन्हें कहते हैं लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, जो कि डी मॉर्गन ने दिया था। So this was all in this video. In the next part, we will discuss on some more complex formulas and results of sets. I really appreciate your time. Thank you.